नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद हम लोग फिर से जुड़ रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य कारणों के कारण हम लोग जुड़ नहीं पाए। तो अब फिर से इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने 25 क्लासेस में जो पेपर 2 होता है यानी सीडीपी का जूनियर का पेपर का एनालिसिस किया था और 25 क्लासों में यानी 25 पेपरों का एनालिसिस कर लिया। अब हम 25 क्लास यानी कि 25वें पेपर का एनालिसिस करेंगे जो कि 7 जनवरी 2022 को पूछा गया था और 7 जनवरी 2022 के पेपर यानी जूनियर के पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, वन बाय वन करके उसके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे और साथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देखेंगे। और क्योंकि इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए जैसे-जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी के आधार पर नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएँ ज़्यादा होती है और क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड होते हैं। आप जब 25 क्लासेस को देखे होंगे, 24 क्लासेस जो खत्म हो गई उनको देखा होगा, तो उसमें पाए होंगे कि कुछ क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं। तो रिपीटिशन हमेशा चलता रहता है। इसी आधार पे हम अन्य क्लासेस का भी एनालिसिस करके और बेहतर नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा सिद्धांत यह बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्सों से शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है। देखिए, इसमें कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी कि जो डायरेक्शन दिशा होती है डेवलपमेंट की, वो कौन सी है। तो इसमें दो प्रकार की दिशाएं होती हैं। जो डायरेक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है और दो प्रकार के डायरेक्शन की अगर बात करें तो हम ये दो प्रकार का जो डायरेक्शन होता है, एक होता है सिर से पैर तक यानी कि सिर से पैर तक, और दूसरा क्या होता है केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र से बाहर की तरफ। तो जो सिर से पैर का तरफ होता है डायरेक्शन डेवलपमेंट का, वो क्या होता है कि पहले बच्चा सिर को हिलाना सीखता है, उसके बाद गर्दन पर अपने कंट्रोल करता है, फिर अपने जो बाजू है उस पर कंट्रोल करता है और उसके बाद जो है अपने धड़ पे इस पे कंट्रोल करता है, पूरे जो उसका धड़ होता है उस पे कंट्रोल करेगा, फिर उसके पैरों पर कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोलिंग होती है कि यानी कि सिर से लेकर पैर तक का। और केंद्र से बाहर की तरफ का कंट्रोल होता है वो पहले सेंट्रॉइड होता है यानी कि अहम अवस्था होती है, उसके बाद धीरे धीरे वो अन्य चीजों को जानता है यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ जो होता है सेंटर से पेरिफेरी की ओर। तो यहाँ पर बात किया गया सिर और ऊपरी हिस्से से शुरू होता है और फिर अन्य हिस्सों में जाता है। तो इसको बोला जाता है शीर्षगामी सिद्धांत, इसको बोला जाता है शीर्षगामी, शीर्षगामी, शीर्षगामी सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, दूसरे को पढ़ने कोई विशेष जरूरत नहीं है। देखिए समीप दूर भी मुखी जो होता है ये होता है आपका केंद्र से बाहर की तरफ। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि पूछा गया है सिर से सिर के ऊपरी हिस्से से शुरू होता है और अन्य हिस्सों में जाता है यानी शीर्षगामी सिद्धांत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। आपको अभिकथन और कारण को बढ़िया से पढ़ना है। या याद रखें कि हमेशा जो है पॉजिटिव सेंस में इसमें बातें की जाएगी क्योंकि सीडीपी में हमेशा बाल विकास की बात की जाती है। तो जो पॉजिटिव सेंस की बातें होगी वो ज़्यादा यथार्थ रूप में सही होगी। देखिए, कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों के मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। बात एकदम सही है। कहीं कहीं पर जब लड़की को फर्स्ट बार पीरियड आता है तो उसे आप आसाम में देखेंगे तो केले के जो पेड़ होता है उसके साथ उसके विवाह की रस्म भी करते हैं क्योंकि पहली बार जो मासिक धर्म आता है तो इस प्रकार से वहां पर जश्न मनाया जाता है कि अब लड़की थोड़ा सा युवा अवस्था की तरफ अग्रसर हो रही है। और कहीं कहीं इसको गुप्त रखा जाता है, जैसे आप उत्तर प्रदेश बिहार या सेंट्रल इंडिया में आप देखेंगे तो इसको गुप्त रखा जाता है। तो ये संस्कृति है, अपनी कल्चर है, तो इसको लोग अपनाते हैं और ये तो अभिकथन एकदम करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, विभिन्न संस्कृति संदर्भों में पालन करने वाले बच्चों के लिए बचपन
के अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। जाहिर सी बात है, प्रत्येक बच्चा अपने में एक अद्भुत गुण रखता है, इसीलिए लिटिल वैज्ञानिक भी कहे जाते हैं। प्रत्येक की जो सोचने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है, बॉडी की कैपेसिटी होती है, ब्रेन का जो कैचिंग पावर होता है, सबसे अलग होता है, भिन्न होता है। तो बचपन में जो अनुभव होता है वो भी भिन्न भिन्न होगा। इस प्रकार से बोथ आर करेक्ट होंगे, यानी ए और आर दोनों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है, आनुवांशिकता सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से क्रिया कौन सा विकास को प्रभावित करता है। देखिए, जटिल क्रिया से कौन सा विकास को प्रभावित करता है, इसमें ऑप्शन दे रहा है केवल संज्ञानात्मक विकास। ध्यान में रखें, केवल वाले टर्म को काट दें, केवल वाला टर्म नहीं होगा। तो केवल संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, क्योंकि जब समाज से बच्चा या कोई भी व्यक्ति समाज से जुड़ता है तो उसमें कई प्रकार के विकास होते हैं। उसमें सामाजिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, और उस समाज में कैसा समाज है उसके हिसाब से उसके शारीरिक विकास भी होता है। ऐसा नहीं कि वो केवल सामाजिक विकास होगा और संज्ञानात्मक विकास होगा। अब मान लीजिए कोई फिजिकल इवेंट में आप गए, कोई ऐसे क्लब में गए जहाँ पर फिजिकल इवेंट हो रहे हैं, तो वहाँ पर अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो जाहिर सी बात है वहाँ संज्ञान आपका बढ़ेगा, वहाँ पर एक दूसरे से सामाजिकता भी बढ़ेगी। वहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी आप करेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी में भी आपका प्रोग्रेस होगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास भी होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो तीसरे का आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है। देखिए, अगर प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था की बात करेंगे तो बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले कहाँ पर वो जन्म लेगा, तो जाहिर सी बात है अपने परिवार में। मदर, फादर, उसके भाई बहन, उसके जो चाचा ताऊ है, ये सब उसके पास में रहेंगे। तो ये क्या है, ये सबसे पहली जो समाज की इकाई है वो परिवार है, फैमिली है। तो इस ऑप्शनों में देखेंगे तो सी और डी तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्कूल दिया गया, और स्कूल क्या होता है, ये सेकेंडरी होता है। तो परिवार और आस पड़ोसी प्राथमिक हो जाता है, और परिवार तथा किताबें जो बुक्स हैं, बुक्स का मतलब जब स्कूल में आप रीडिंग करने जाएंगे या पढ़ने जाएंगे, घर पे पढ़ेंगे, तो वह आपकी हेल्प करेगी कि आपके ज्ञान का वर्धन करेगी, आपके जो सामाजिक संरचना को समझने का, अंडरस्टैंडिंग का वर्णन करेगी, संज्ञानात्मक विकास होगा। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी है, यानी द्वितीयक समाजीकरण की व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे का क्या होगा, आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, कि क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो देखिए, इसमें अनम्यता और निरंकुशता, इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी अगर रहेगी तो आप में बहुत बेहतर तरीके से समझने की, अंडरस्टैंडिंग करने की क्षमता नहीं रहेगी। और खासकर बात की जा रही है शिक्षक के बारे में, तो शिक्षक को हमेशा फ्लेक्सिबल रहना है। फ्लेक्सिबल किस लिए रहना है, क्योंकि उसके क्लास में अनेक प्रकार के बच्चे आएंगे, विभिन्न गुण धर्म के होंगे, विभिन्न जातीय समुदाय से होंगे, कोई ऊंच नीच गरीब परिवार से भी होगा, कोई बहुत अच्छे दिमाग का होगा। तो कई प्रकार के बच्चे आते हैं, तो वहां पर शिक्षक को फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, तो निरंकुशता ये तो खत्म हो जाएगा, कठोरता होनी नहीं चाहिए, और प्रभुत्व और निर्देशन यानी डायरेक्शन ही हमेशा देते रहिएगा, इंस्ट्रक्शन ही देते रहिएगा, तो ये काम यहाँ पर होगा नहीं। क्योंकि आपको बच्चों का अध्ययन, बच्चों को अध्यापन कार्य कराना है, तो इसका मतलब आप बच्चों की तरह ही ढलना पड़ेगा, यानी कि वहां पर फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा और आपको गतिशील रहना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें कहा जाता है कि जब जीन पियाजे जी बात करते हैं, तो इन्होंने जो अवस्थाएं दी थी चिंतन की, इन्होंने कहा था स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। दूसरा दिया था, इन्होंने कहा कि गतिशीलता होनी चाहिए, गतिशीलता, गतिशीलता। और तीसरा कहा इन्होंने कि लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लचीलापन।
और चौथा इन्होंने कहा कि अमूर्तता, अब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये अमूर्तता, अमूर्तता, ये इन्होंने 4 प्रकार से दिया। कहा कि अब्स्ट्रक्शन ये सब जो स्वतंत्रता, गतिशीलता, लचीलापन और अमूर्तता, ये चीजें होनी चाहिए, तब चिंतन की अवस्था बढ़िया हो सकती है। चिंतन बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये अवस्थाएं थी, 4 अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया था जीन पियाजे जी ने। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें कह रहा है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची तर्क कर पाती है कि सभी टॉफी मीठी होती है, ये यह कैंडी एक टॉफी है इसलिए यह कैंडी मीठी है। इसका मतलब ये कह रही है कि ये कैंडी जो है टॉफी है, टॉफी मीठी होती है, यानी कि कैंडी टॉफी है, तो टॉफी है तो इसका मतलब कैंडी भी मीठी होगी। इसका मतलब ये क्या कर रही है, ये तर्क कर रही है, तर्क तर्क कर रही है। और तर्क के लिए क्या अवस्थाएं होनी चाहिए, 7 से 11 साल की अवस्था में बच्चे तर्क करना सीख जाते हैं। तर्क में क्या करेंगे कि स्वाद, 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 लंबाई, लंबाई, भार, अंक आदि के बारे में क्लासिफिकेशन करना सीख जाएंगे। और ये सीख जाएंगे, क्लासिफिकेशन जब करना सीखेंगे तो ये इस चीज में मूर्त अवस्था में सोचने की कंडीशन इनके अंदर जो है डेवलप होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और यह अवस्था कितना होती है, 7 से 11 साल की अवस्था होती है, और ये अवस्था आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कही जाती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होगी, जो 7 साल से 11 साल से एबव की अवस्था होती है, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छठे का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कह रहा है किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये देखिए सोशियो कल्चर का जो सिद्धांत दिया था, ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। और सामाजिक उपकरण की भी इन्होंने बात किया कि संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है होता है कि अगर आप समाज में रहते हैं और समाज का प्रभाव आपके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है, आपके संज्ञानात्मक विकास के ऊपर पड़ता है। जैसा देश होगा वैसा ही बेस होगा। कहा जाता है कि जब आप किसी भी समाज में रहते हैं तो उसी के अनुकूल अपने आप को ढालते हैं, उसी के अनुकूल कार्य करते हैं और वैसा ही बन जाते हैं। तो समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, इसलिए जो सांस्कृतिक टूल किट होता है वह इसके ऊपर प्रभावशाली होता है। यानी कि जो समाज में रीति रिवाज जो अपनाया जाता है उसी के अनुसार व्यक्ति काम करता है, उसी के अंदर अनुसार उसका डेवलपमेंट होता है। तो ये जो भूमिका दिया था ये लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? क्या बच्चों को इनाम दिया जाना चाहिए, सजा दिया जाना चाहिए, सामाजिक अंतःक्रिया कराना चाहिए, अनुबंधन कराना चाहिए? तो आप कहेंगे कि इनाम से कोई मतलब नहीं है, सजा तो बच्चों को दिया नहीं जा सकता, क्योंकि वो अभी तो उनको लर्निंग पीरियड में है, उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो बच्चे को पनिशमेंट नहीं करना है, यानी पनिशमेंट नहीं देना है, इससे बच्चे सीखेंगे नहीं। अनुबंधन होगा नहीं, इसमें होगा सोशियो इंटरेक्शन, यानी कि जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है उसके आधार पर चीजों को सिखाने का प्रयास किया जाता है, जिससे बच्चे अच्छी तरह से सीखते हैं। अब मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा है, आप उसको कथक के बारे में बताइए या कथकली के बारे में बताइए, या कुचिपुड़ी के बारे में बताइए कि यह नृत्य होता है। आपने अगर कोई चित्र के माध्यम से दिखाया तो बच्चा थोड़ी समय के लिए समझेगा, लेकिन अगर आपने ऐसे पढ़ा दिया तो हो सकता है बच्चा थोड़ी समय के लिए समझ जाए, लेकिन वह बाद में भूल जाएगा। अगर वह अपने समाज के अंदर जो नौटंकी नाच होती है, जो बच्चा देखता है उत्तर प्रदेश बिहार में और खासकर प्रचलित है, तो उसको जानता भी है। अगर वो टीचर पूछेगा तो वो तुरंत बता सकता है कि यह जो है नृत्य हमारे यहाँ होता है और इसका मतलब ये है, ऐसे ऐसे होता है। तो वह क्या करता है, उसने समाज के बारे में सीखा है और समाज में जो चीजें हुई
उसको वह आत्मसात किया। इससे सामाजिक अंतःक्रिया के कारण बच्चे बहुत ज्यादा सीखते हैं और ज्यादा उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, प्रभावशाली होता है। ये लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या है? प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या हो? प्रोग्रेसिव क्लासरूम में देखिए खासकर ये होता है कि बच्चे व्यक्तिगत रूप से समूह में काम करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि बच्चे एक दूसरे के साथ दोस्ती जब बनाते हैं तो ये एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और उसमें एक सोशल कल्चर भी डेवलपमेंट होता है, एक दूसरे से सहयोगात्मक भावना करके वो चीजों को सीखते हैं। प्रगतिशील कक्षा में खासकर बातें होती है कि जो पारंपरिक शिक्षा की प्रणाली में विकल्प के रूप में उभरती है। जो पारंपरिक शिक्षाएं होती थी उसमें बच्चों को एक ही स्थान पर बैठा के उनको अध्यापन कार्य कराया जाता था। इसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों के समग्र विकास करना, कि बच्चा कोई जो है पढ़ने में तेज है, कोई नहीं तेज है, तो उसमें सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात होती थी। तो यहाँ पर आपका ये जो है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बच्चों में भागीदारी की न्यूनतम। ये जो भागीदारी की न्यूनतम कंडीशन है ये सबसे खराब है, क्योंकि निगेटिव टर्म इसमें काट दीजिए, ये नहीं होगा। बच्चों को पाठ्य पुस्तक दिए गए तथ्यों को याद करना, यानी रट्टाफिकेशन की बात इसमें कही नहीं जाती। बच्चे व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में काम करते हैं, बात एकदम सही है और ऑप्शन नंबर सी सही हो सकता है। बच्चों के मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए किया जाए, नहीं। बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए अन्य और भी प्रकार की विधियां हैं, उससे भी किया जा सकता है, ना कि पेपर कापी मूल्यांकन या लिखित किसी एग्जामिनेशन के आधार पर। केवल यही नहीं सत्य है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बच्चे व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अभिकथन दिया है और आपका एक कारण है। तो अभिकथन क्या कह रहा है? गैर अनुरूपतावादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों तथा महिलाओं के चित्रण बच्चों को भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है। देखिए जब बात किया जाएगा जेंडर की और जेंडर में भूमिकाओं की बात किया जाए पुरुषों तथा महिलाओं के चित्रण की, यानी कि आप देखते होंगे कि जेंडर रूढ़िवादिता में क्या करते हैं कि इसको खत्म करने के लिए लोग चौराहे पर भी पोस्टर लगाते हैं, क्योंकि ये जो जेंडर रूढ़िवादिता है इसको खत्म किया जा सके। तो चित्रों के माध्यम से उसमें लचीलापन आएगा, उसको प्रोत्साहन मिलेगा, उसमें जो है कमी आएगी, तो लोग इसका विरोध भी करेंगे। तो अभिकथन तो एकदम सही कह रहा है। अब कारण क्या कहता है? जन्म के समय जेंडर जैविक रूप में निर्धारित होता है। देखिए जेंडर नहीं जैविक रूप में निर्धारित होता है, लिंग जैविक रूप में निर्धारित होता है। लिंग, लिंग यानी कि सेक्स, लिंग निर्धारित होता है जैविक रूप में कि कौन सा लिंग है। जेंडर क्या है? जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है, इस समाज द्वारा प्रदत्त है। तो यहाँ पर कारण तो गलत हो गया। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए सत्य होगा और आर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहल वर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? कोहल वर्ग की बात किया जा रहा है, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था अलग अलग तरह के इन्होंने सिद्धांत दिया। अब इन्होंने कहा कि अंत सिद्धांतों के साथ कोहल वर्ग की अवस्थाओं के बारे में सुमेलित कौन सा सही है? तो इसमें इन्होंने कहा कि सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, कानूनों तथा नियमों में लचीलापन, बात तो सही कहा। जो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है इन्होंने कहा कानून तथा नियमों में लचीलेपन की इन्होंने बात की थी, ये तो बात सही है। दूसरा क्या कह रहा है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की का अभिविन्यास, अधिकार और डर के कारण सजा से बचने का नहीं। अच्छा लड़की अच्छी लड़की में इसमें ये नहीं है कि अधिकार और सजा से बचने के लिए अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनता है, ये तो गलत है।
तीसरा क्या कह रहा है, कानून तथा और व्यवस्था अभिविन्यास एहसानों का समान आदान प्रदान करना, नहीं ये तो गलत है। अ, और चौथा क्या कर रहा है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का अभिविन्यास विवेक व स्व चुने गए नैतिक सिद्धांत, ये भी गलत है। तो आपका सही क्या है, आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास यानी कानून तथा नियमों को बनाए रखने का लचीलापन, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि का डिफिनीशन कहा है। देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो कहा कि बुद्धि क्षमताओं का एक समूह है जो व्यक्ति के सीखने की ओर अग्रसर करता है, कि जैसे जिस प्रकार की बुद्धि होगी उसी प्रकार से व्यक्ति सीखता है, उतना ही ज्यादा कैचिंग करता है, उतना ही ज्यादा कैचिंग पावर उसके अंदर बन जाती है। तो बुद्धि क्या होती है कि बुद्धि के जो इसके विभिन्न कारण होते हैं, इसकी कई प्रकार से अंतर्निहित जो बातें होती है जिसको समझने का मेमोराइजेशन होता है, वह प्रत्येक बच्चे की अलग अलग होती है। तो यहाँ पर देखिए क्षमताओं का एक ऐसा समूह होता है जिसमें व्यक्ति सीखने की ओर अग्रसर होता है, बात एकदम सही कर रहा है कि वो प्रत्येक जिसकी बुद्धि जैसी होती है उसी प्रकार से वह बच्चा सीखता है। अनुभव एवं प्रमाण स्वरूप व्यवहार का अस्थायी परिवर्तन नहीं, बुद्धि अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। जैसे जैसे व्यक्ति सीखता रहता है उसमें बुद्धि का विकास होता रहता है। तो ये तो बी वाला गलत हो जाएगा। सी क्या कह रहा है, उत्पादों के लिए नए तथा मूल उत्तर देने के किसी भी व्यक्ति की क्षमता नहीं, केवल मूल उत्तर देने के लिए बुद्धि का विकास नहीं होता है। किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एकल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता नहीं। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। हार्वर्ड गार्डनर ने इसका दिया था। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का प्रयोग किया था और यही एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी में 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया इन्होंने हार्वर्ड गार्डनर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है। अब इसमें आपको बताना है किसकी वकालत की गई है। शिक्षार्थियों के समग्र विकास, बात एकदम सही है, इसकी तो वकालत की गई है। अनुबंधनात्मक जो है शिक्षा की बात, अनुभवात्मक जो शिक्षा है उसकी बात की गई है। जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है उसकी बात की गई है, क्योंकि जो अनुभव से प्राप्त होता है, जो अनुभव से करके सीखते हैं उसमें बच्चे बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को डेवलप कर पाते हैं और चीज़ों को काफ़ी समय तक वो अपने दिमाग में, ब्रेन में रख सकते हैं। पाठ्य पुस्तक जो सामग्री में कटौती, एकदम बात सही कही गई है कि जो है पहले बच्चे खूब बोझा ढोके आते थे, किताबों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब सीखने पर जोर दिया गया है, यानी करके सीखने की बात कही गई है। तो पाठ्यक्रम सामग्री में अभी कटौती हुई है। बहुभाषावाद, एकदम बात सही है, इसको भी इसमें शामिल किया गया है कि एक तो मातृभाषा उनकी रहेगी ही और अन्य भाषाओं को भी वो सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है कि ये आपका शिक्षार्थियों के समग्र विकास ये भी शामिल है, अनुभवात्मक शिक्षा यह भी शामिल है, पाठ्यक्रम में की सामग्री में कटौती इसमें भी किया गया और बहुभाषावाद ये भी आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, विश्लेषण को बढ़ावा देने वाले प्रश्न का उदाहरण कौन सा है। जो विश्लेषण को बढ़ावा देते हैं वो कौन सा उदाहरण सबसे सटीक और सही है। अब देखिए इसमें अगर बात किया गया है कि कौन सा उदाहरण सटीक सही है, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, शिक्षा का अधिकार कानून कब पारित किया गया। अब आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है। विश्लेषण मतलब अपने ही तर्क देना है कि वह क्या सही है, क्या गलत है, कितना बेहतर है, कितना बेहतर नहीं है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताना है। तो कुल मिला जुला के भाई शिक्षा का कानून कब पारित किया गया था, तो एक लाइन में जो पर्टिकुलर डेट है उसी डेट पे पारित किया गया होगा। तो ये तो एक लाइनर, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें हटा दीजिए क्योंकि इसमें विश्लेषण नहीं किया जा सकता। विज्ञापन देखकर आप महिलाओं तथा पुरुषों को मीडिया चित्रण के बारे में क्या तार्किकरण कर सकते हैं।
तो ये तो बात सही कह रहा है कि भाई विश्लेषण, कोई विज्ञापन आप देखिए और पुरुषोत्तम महिलाओं के बारे में जो मीडिया ने चित्रण किया है, उसमें अनेक प्रकार के तर्क दे सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का तर्क अलग-अलग होगा, यानी विश्लेषण उसमें किया जा सकता है, तो ये तो टर्म सही लग रहा है। अब तीसरा क्या कहता है, लेव वाइगोस्की का जन्म कब हुआ था? ये तो पर्टिकुलर डेट पे ही हुआ होगा। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें विश्लेषण कभी किया नहीं जा सकता है। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के चरणों का लिखिए। नहीं, जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के जो चरण है वह भी डिफाइन किए गए हैं, तो वह भी पार्टिकुलर है, उसमें विश्लेषण आप नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो विश्लेषणात्मक क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। विज्ञापन देखकर महिलाओं तथा पुरुषों के मीडिया में चित्रण के बारे में क्या तार्किकरण कर सकते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, सीखने के लिए आकलन में क्या शामिल है? सीखने के लिए आकलन में क्या शामिल है? तो देखिए, सीखने तथा सिखाने से पहले, के दौरान तथा बाद में मूल्यांकन करना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप जब किसी को सिखाने जा रहे हैं तो पहले भी मूल्यांकन करिए और बाद में भी मूल्यांकन करिए। क्यों पहले मूल्यांकन करना है? आप जिसको सिखाने जा रहे हैं उसका स्तर क्या है, पहले छोटा मूल्यांकन करिए कि वह किस स्तर पे है और हम क्या सिखा रहे हैं। क्योंकि अगर आप जो है उसको एबीसीडी नहीं आती है और आप इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे हैं तो उसके लिए व्यर्थ है। तो पहले आप उसको एबीसीडी सिखाइए, यानी अल्फ़ाबेट सिखाइए, उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग सिखाइए। यानी कि पहले ही आप उसका छोटा मूल्यांकन कर लीजिए ताकि उसके स्तर का पता चल जाए। बाद में मूल्यांकन क्यों करते हैं? क्योंकि यह पता होना चाहिए कि वो बच्चा कितना अच्छे तरीके से सीख सका है। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट, यह भी ज़रूरी है। स्वयं मूल्यांकन, ये भी बात सही है, आकलन में करना चाहिए। औपचारिक तथा अनौपचारिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, बात एकदम सही है। विद्यार्थियों के शैक्षणिक प्रतिक्रिया पर प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया किया जाए, बात सही है। जो विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रक्रिया है उस पर भी प्रतिक्रिया किया जाए कि आपने क्या बेहतर किया, क्या नहीं बेहतर किया, आप इसमें कितना सुधार कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उसको बताया जाए। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है और इसमें ये माना भी गया है सीबीएसई बोर्ड में, इंग्लिश मीडियम में इसको करेक्ट माना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 16। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देता है? जो समावेशी शिक्षा होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, किसको बढ़ावा देता है? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? जो व्यक्तिगत भिन्नताओं के जो बच्चे हैं उनको समान रूप से शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा है। क्योंकि उनमें आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। यानी कि बालक को बिना भेदभाव के एक साथ सामान्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हुए एक प्रकार की शिक्षा व्यवस्था या बनाने की जो पद्धति होती है, वही कहते हैं कि आप समावेशी शिक्षा। इसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं? शारीरिक भिन्नता होती है, बौद्धिक भिन्नता होती है, सामाजिक भिन्नता होती है, भाषाई भिन्नता होती है, अनेक प्रकार की परिस्थितियों की भी भिन्नताएं होती हैं। तो इन सब भिन्नताओं को जो है नजरअंदाज करते हुए जो पढ़ाई, जो सभी को समान शिक्षा का अधिकार दिया जाता है, वही आपका समावेशी एजुकेशन है। तो देखिए, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? विद्यार्थियों के लिए अभाव देखते हुए दृष्टिकोण, ये तो एकदम गलत है। दिव्यांगता चिकित्सा मॉडल, यह भी गलत है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को समान सम्मान करना, एकदम बात सही है। प्रत्येक की भिन्न अलग-अलग होते हैं, विभिन्न डाइवर्सिटी के होते हैं, तो उनका सब सम्मान करना चाहिए। ये नहीं कि वो अगर जो पिछड़े बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उनका सम्मान ना किया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पृथक्करण आप काट दीजिए, कहीं पर सेग्रीगेशन होगा तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के सामाजिक संचार कौशल और मित्र बनाने की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है? तो इसमें क्या क्या प्रभावित करता है कि भाई आप किसी से संचार कौशल जब स्थापित करते हैं तो वो बेहतर नहीं कर पाएंगे? क्या ऐसे कारण है कि आप उसको मित्र नहीं बना पाते हैं? तो ये होता है ऑटिज्म, जो स्वलीनता।
स्वलीनता यानी अपने में ही जो बच्चा लीन रहता है, अपने ही अंदर मन के अंदर बुड़बुड़ाता रहता है, दूसरे से सामाजिकता में अट्रैक्ट नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, संचार कौशल की दिक्कत आती है, मित्र बनाने की दिक्कत आती है, तो इसमें क्षमताओं को उसके प्रभावित करता है। तो ये होता है स्वलीनता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा। जो लेखन का मतलब क्या होता है कि जो जिसको डिस्ग्राफिया हो, यानी कि लिखने में दिक्कत हो, और क्योंकि जब वो राइटिंग कर रहा हो तो बहुत बेहतर तरीके से राइटिंग नहीं कर सकता हो, उसकी इमला गलत होती हो, या बीच के जो वर्ड है उसको स्किप कर देता हो, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो आपका कौन सा ऐसा टर्म होता है कि जिसमें बाधा उत्पन्न करती है। तो मूल्यांकन के लिखित कार्य अनिवार्य कर देना चाहिए। एक तो तितलौकिया ऊपरे चढ़ी नीम की डाल, यानी कि एक तो वह लिखने में दिक्कत है और लिखित कार्य को अनिवार्य कर दीजिए। तो मूल्यांकन के लिए जब लिखित कार्य एकदम अनिवार्य कर देंगे तो वो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ये तो बाधा उत्पन्न कर देगा। तो ये तो बात सही कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, नोट्स बनाने और विचार साझा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। जाहिर सी बात है, उसमें बेहतर तरीके से जो डिस्ग्राफिया से वो ग्रसित है तो उसको अतिरिक्त समय दीजिए, और नोट्स बनाने तथा उस पर विचार करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। बात सही है। कक्षा के नोट्स को की टाइप की हुई प्रतिलिपियां भी उपलब्ध करानी चाहिए उसे। बात सही है। कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर लैपटॉप उपलब्ध करवाना चाहिए, जिससे वो बेहतर तरीके से पढ़ सके। तो इसमें बाधा उत्पन्न क्या करता है, ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य करना, अनिवार्य नहीं करना चाहिए इसको। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें श्रवण बाधित यानी कि जो सुनने में दिक्कत होती है, जो हेयरिंग इम्पायरमेंट होते हैं, वो शिक्षिका को क्या करना चाहिए, उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, सांकेतिक भाषा का प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, गलत है। हतोत्साहित वाला एकदम काम निकाल दीजिए। व्यापक रूप से मौखिक स्पष्टीकरण करना चाहिए, यह भी गलत है। तो नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है, व्याख्यान में ऑडियो टेप रिकॉर्डर, एक तो सुनने में ही दिक्कत है, ऑडियो टेप रिकॉर्डर का प्रावधान कर रहे हैं, नहीं। पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, ये बात सही है। पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वो बेहतर तरीके से अपने अध्यापन कार्य को पूरा कर सके। तो यहाँ पर 19 का डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। कौन सा युग्म सही है, कौन सा पेयर सही है, यह आपको बताना है। तो देखिए, इसमें श्रवण के लिए लिखित कार्य के आधार पर नहीं, श्रवणात्मक जो होता है वो सुनने के लिए होता है, लिखित कार्य के लिए नहीं होता, ये तो गलत। दृश्यात्मक मुख्य रूप से व्याख्यान के माध्यम से नहीं, व्याख्यान के माध्यम से दृश्यात्मक नहीं होता, ये देखने के विजुअल का बात करता है। अब क्या करता है, गति संवेदीता यानी निष्क्रिय रूप से सुनना। गति संवेदी आप किनेस्थेटिक की बात करेंगे तो निष्क्रिय होकर सुनने की बात किया जाएगा, यह भी गलत होगा। तो एक ही तो बचा है आपका स्पर्शनीय अधिगम के लिए हाथों द्वारा अनुभव प्राप्त करके जो कार्य किया जाता है वह उसको बोलते हैं स्पर्शनीय। यह आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 20 में का डी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, निम्नलिखित कथन क्या दर्शाता है, फल और सब्जियां बेचने वाले बच्चे अपने साथियों की तुलना में संख्याओं का योग करना जल्दी से सीख जाते हैं। अब इसमें क्या बात किया गया है कि क्यों जल्दी सीख जाते हैं। देखिए, जब आप किसी कार्य में रोज इन्वॉल्व रहेंगे तो उस कार्य को अपने बेहतर तरीके से सीख सकेंगे अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा। अब कहेंगे कि हम बेहतर तरीके से कैसे, सब्जी बेचने वाले को प्रत्येक समय, यानी कि जब वो सब्जी बेच रहा है तो कोई वहां से आलू लेगा, कोई प्याज लेगा, कोई लौकी लेगा, अन्य प्रकार की जो सब्जियां हैं उनको लेगा थोड़ा थोड़ा, और उसमें
उसको किलो केजी के भाव को भी जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ना घटाने का काम वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो जब उस पे बार बार प्रैक्टिस करता है, उस समाज में वह चीजों को सीखता है, तो वह अन्य बच्चों से बेहतर तरीके से कैलकुलेशन कर सकता है, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की क्षमता उसके अंदर सबसे ज्यादा होती है अपने दोस्तों की अपेक्षा, क्योंकि वह समाज से सामाजिक संस्कृति संदर्भ में सीखता है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है, एकदम बात सही है। तो जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो सोशियो कल्चर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एकदम बात करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, सीखना स्कूल के बाहर नहीं हो सकता है, ये तो गलत है। स्कूल के बाहर ही तो है, स्कूल के अंदर थोड़ी सब्जी बेच रहा है, ये तो गलत है। फिर पाठ्य चर्चा असंदर्भित होनी चाहिए, ये तो गलत है, असंदर्भित नहीं होनी चाहिए, हमेशा संदर्भित होनी चाहिए। पाठ्य चर्चा जो है करिकुलम सेंट्रॉइड होना चाहिए, नहीं सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, अभिकथन, एक शिक्षिका को बच्चों को कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये तो एकदम बात गलत कह रहा है कि भाई सक्रिय भागीदारी आप बच्चों को नहीं दीजिएगा तो बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, वो कभी नहीं कर पाएंगे, तो अभिकथन एकदम गलत है। बच्चे ज्ञान और सृजन करने में सक्षम नहीं है, अतः ग्रहशील तरीके से सबसे बेहतर सीखते हैं, ये तो बात एकदम गलत है कि बच्चे जो है ज्ञान का सृजन करने में सक्षम होते हैं, जिस प्रकार से उनको ढालिएगा उसी प्रकार से वो बनते हैं और उनके अंदर अनेक प्रकार के ज्ञान का सृजन होता है। तो कारण भी आपका गलत है, तो इस प्रकार से बोथ आर इनकरेक्ट, यानी ए और आर दोनों गलत है। तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार देखना चाहिए। भाई सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार देखना चाहिए, यह बात कही गई है क्वेश्चन नंबर 23 में। ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया में बाधा, तो बाधा जो हार्डल जो बैरियर के रूप में काम कर रहा है, ये काट दीजिए, ये नहीं होगा। विद्यार्थियों में कमी, यह भी गलत है। अधिगम प्रक्रिया के लिए अप्रासंगिकता, यह भी गलत है। तो एक ही बचा है, गुण जिन्हें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है अनेक विविध जो है पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके अंदर कई प्रकार के अन्य गुण होते हैं, तो उन गुणों से वो बच्चे सारे लोग प्रभावित होते हैं। टीचर को भी उसका सम्मान करना चाहिए तथा गुणों को बढ़ावा देना चाहिए। तो बात एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, विद्यार्थी अर्थपूर्ण तथा प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं अगर शिक्षिका शिक्षण अधिगम के लिए डैश डैश दृष्टिकोण का उपयोग करती है। कौन सा दृष्टिकोण करेगी, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि जो रचनात्मक कार्य है उसका दृष्टिकोण से अगर वह शिक्षण अधिगम कार्य कराती है, तो जाहिर सी बात है बच्चे वहां पर ज्यादा सीखने का प्रयास करते हैं। अब क्या है रचनात्मकवादी, क्या है, तो ये जो रचनात्मक है इसका तात्पर्य यह है कि नए तरीके से कुछ सीखना। जब शिक्षिका शिक्षण अधिगम के नए नए तरीके का उपयोग करती है करके पढ़ाएगी, तो अधिगम कार्य बच्चों में अधिक रुचि लेंगे। जैसे कोई चीज अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें कई अन्य तरीके बदल बदल के उनको खेल के माध्यम से सिखाइए, उनको पहेलियों के माध्यम से सिखाइए, उनको गाने के माध्यम से सिखाइए, उनको नाटकीय कृत्यों के माध्यम से सिखाइए। तो जब उनका अलग अलग तरीके से सिखाया जाएगा तो उनका मन भी लगा रहेगा और वो करके सीखेंगे। तो इस प्रकार से कहानी, संचार पत्र, जो सुर्खियां हैं, उनके नाटक के माध्यम से जब सिखाया जाता है तो ये रचनात्मकवादी होता है, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट के माध्यम से सिखाया जाता है। तो बच्चे बहुत बेहतर तरीके से अधिगम प्रोसेस को पूरा कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं 25, क्वेश्चन नंबर 25 इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों के अधिगम तथा चिंतन को सुसाध्य करती है, यानी फैसिलिटेट करती है। फैसिलिटेट करती है, कौन सी ऐसी युक्ति है जो फैसिलिटेट करती है, तो देखिए ऐसी परिस्थितियां बनाना चाहे जहां विद्यार्थी निष्क्रिय हो। क्या निष्क्रिय श्रोता बनेगा तब बेहतर तरीके से सीख पाएगा, आप कहेंगे एकदम नहीं सीख पाएगा, तो ये तो गलत।
कक्षा की चर्चाओं में भागीदारी को हतोत्साहित करिए। अरे भैया, प्रोत्साहित करना, हतोत्साहित नहीं करना है। विद्यार्थियों को अपने स्वयं से सीखने पर नियंत्रण रखने के लिए प्रतिबंधित करना है। स्वयं से सीखने की बात हमेशा करना चाहिए, उसमें प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, करके सीखने की बात कही जानी चाहिए। तो एक ही ऑप्शन और बचा हुआ है, विद्यार्थियों के व्यवहारिक गतिविधियों को प्रदान करना चाहिए, गतिविधियां प्रदान करनी चाहिए, जिस प्रकार से वो व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से उनके शिक्षण कार्य को पूरा कराने का प्रयास करना चाहिए। और चीजों को बदल बदल के नाटकीय कृत्य या समाचार पत्रों से या खेल कूद के माध्यम से उन्हें सिखाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, विद्यार्थियों के वैकल्पिक धारणाएं क्या है। ये वैकल्पिक धारणाओं की बात किया जा रहा है, इनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुबंध से बिल्कुल संबंधित नहीं है। ये तो बात एकदम गलत है। जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं ये उसके सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से संबंधित, तो आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि ये अलग है। दूसरा क्या कहता है, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, दिखाती हैं वैकल्पिक अवधारणाएं दिखाती हैं कि विद्यार्थी में अर्थ बनाने की जन्मजात क्षमता होती है। बात एकदम सही है। कुछ बच्चे आप देखेंगे कि जन्म से ही कुछ बेहतर तरीके से जल्दी कैच करने की बात करते हैं, चीजों को अगर आप बताएंगे तो जल्दी कैच कर लेते हैं, कुछ जन्मजात भी होते हैं, तो ये क्षमता जन्मजात भी दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक क्या कह रहा है, अ, वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करके उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए, तो एकदम गलत है। डी क्या कहता है, शिक्षकों को कम बौद्धिक क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की पहचान करके उसको मदद करनी चाहिए, नहीं ये तो गलत है। देखिए क्षमताओं में परिवर्तन होता है, और जैसे जैसे शिक्षक अपने अध्यापन कार्य को पूरा करता है और बेहतर तरीके से बच्चे सीखते हैं तो उनकी क्षमताओं में परिवर्तन होता है और वो अपनी क्षमताओं को बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में समस्या समाधान में बाधा डालता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कारक है जो बाधा डालता है। समस्याओं को दृष्ट रूप से प्रतिनिधित्व करना चाहिए, ये तो अगर आप दृश्य रूप में दिखाएंगे तो बाधा थोड़ी होगी, तो बेहतर तरीके से वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। कार्यात्मक स्थिरता, अच्छा आप जो फंक्शनल फिक्सनेस कर देंगे कि भैया ऐसे ही कार्य करना है, इसी प्रकार रूढ़िवादिता से कार्य करना है, लकीर का फकीर ही बने रहना है, तो वहां पर दिक्कतें आती हैं, बच्चे समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। ये तो बात एकदम सही कह रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि बाधा ये डालता है। तीसरा क्या कह रहा है, उपमाओं का प्रयोग करना चाहिए, एकदम बात सही कह रहा है। समस्याओं को भागों में तोड़ना चाहिए, कई प्रकार के भागों में तोड़ तोड़ के समस्याओं का समाधान करना चाहिए, जिससे बेहतर तरीके से उसका रिजल्ट सामने आ सके। तो यहाँ बाधा क्या डालता है, जो फिक्सनेस फंक्शन फिक्सनेस है ये बाधा डालता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अपनी सोच पर विचार करने, हमारी अधिगम की प्रक्रियाओं को स्वनियमित करने की क्षमता एक प्रमुख घटक है। तो इसको अपनी सोच पर भी सोच करने का जो कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं, मेटाकॉग्निशन। इसको बोलते हैं अधिसंज्ञान यानी मेटाकॉग्निशन। और इसको तो आपने कई बार पढ़ा है कि जब अपनी सोच के ऊपर भी सोच बनाते हैं, थिंकिंग के ऊपर भी थिंकिंग करते हैं, हाइपर थिंकिंग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाकॉग्निशन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें मेटाकॉग्निशन अपनी सोच पर भी विचार करने यानी सोच पर भी सोचना हमारी अधिगम प्रक्रियाओं को स्वनियमित करने की क्षमता का एक प्रमुख घटक है, अधिसंज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं होती है। नहीं की बात किया गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, निपुणता उन्मुख लक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं की बात किया गया तो ये तो नहीं होगा। क्योंकि अब आगे नेक्स्ट वाला क्या कहता है, सहयोगी शिक्षण लोकाचार बनाना है, बात एकदम सही है। जब तक आपस में कोलेब्रेशन लर्निंग नहीं होगी तो बेहतर तरीके से सीख नहीं पाएगा, और लर्निंग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सहायक नहीं होगी, तो ये तो सहायक होती है।
तीसरा क्या करा है, सकारात्मक विद्यार्थी शिक्षक संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए कि जब विद्यार्थी और शिक्षक में आपस में जो तालमेल नहीं रहेगा तो बेहतर तरीके से सोच नहीं पाएंगे और सकारात्मक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर यह भी बात सही है, लेकिन यहाँ पर सहायक नहीं होगा, ये बात कहा गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, विद्यार्थियों में क्षमता और अस्थायी देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, जो अस्थायी देखने के लिए जो प्रोत्साहित करने चाहिए उसको, क्षमता को, ये नहीं होना चाहिए, ये सहायक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सहायक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। परीक्षा की चिंता और असफलता का डर, परीक्षा की चिंता और असफलता का डर। अब ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं और इसमें से बताना कौन सा सही है। सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, एकदम प्रभाव डालते हैं। चिंता अगर आपको हो गई कि भैया परीक्षा में फेल हो जाएंगे तो सीखने पर प्रभाव डालेगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्रभावी सीखने को सुसाधित करता है, प्रभावी सीखने को सुसाधित कभी नहीं करता है, क्योंकि चिंता और असफलता का जो डर होता है वो सुसाधित कभी नहीं करेगा, फैसिलिटेट नहीं करेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालता, बात सही है, सीखने पर वो प्रभाव डालता है, कैसा प्रभाव डालेगा, नकारात्मक प्रभाव डालेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नकारात्मक प्रभाव डालता है। डी क्या कहता है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करता है, नहीं, चिंता कभी अप्रेरित नहीं करता है, वह डीमोटिवेट करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो तीसरे 30 का सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से हमने पार्ट 25 को फिनिश किया और नेक्स्ट वाला पार्ट 26 हम लोग कल करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग 50 पेपरों का एनालिसिस करेंगे, जो हमारा टारगेट है 50 पेपर का एनालिसिस करने का। तो उस 50 पेपर का एनालिसिस करेंगे, बाद में हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे कि भाई सीडीपी में क्या कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, क्या कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। जब परीक्षा थोड़ा सा करीब होगी तो हम लोग मैराथन क्लास में उस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसके आधार पर आप क्वेश्चनों को बहुत बढ़िया से एनालिसिस कर सकते हैं और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक और नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।